मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बेटे के सऊदी जाने के बाद बहू ने मुझे घर के कुत्ते के साथ कैद कर दिया। जब बहू कुत्ते को रोटी देती तो मैं इसमें से आधा खा लेती, आधा कुत्ते को देती। जब बेटा वीडियो कॉल करता तो बहू मुझे अपने कमरे में बैठा देती। एक दिन बाहर से बेटे की आवाज़ सुनाई दी। वो रो रहा था, बोल रहा था, अम्मा मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। अब मैं रोज़ बेटे की आवाज़ सुनती, लेकिन मैं बहू के डर से आवाज़ ना निकालती। एक दिन मैं सो रही थी कि किसी ने आधी रात को दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो अंधेरी कोठरी में कुत्ते के हल्के हल्के वराने की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अब इन गराटों से मुझे कोई खौफ नहीं महसूस होता, बल्कि मैं तो इस माहौल की आदी हो गई कि माहौल में फैली भूख, कुत्ते को फेंके गए खाने की सड़ान और खौफ से धड़कता मेरा जोर जोर का दिल, ये सब कुछ सहना अब मेरे लिए मामूल की बात बन चुकी कि मैंने आंखें बंद करते हुए सोने की कोशिश की। जंग-बलोत दरवाजे के बाहर कोई आहट सी महसूस हुई। मैं हड़बड़ा सी गई, ये आटे कोई नई तो नहीं थी। अक्सर ही मेरी बहू फोन पर बात करते हुए टहलते हुए मकान के इस हिस्से की तरफ निकलती की जहां इसने छोटी सी कोठरी के अंदर मुझे कैद कर रखा था। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि इस कोठरी के दरमियान लगी सलाखों के दूसरी तरफ इसने अपने पालतू कुत्ते को भी बांध रखा था। ये इसी की कोठरी की जहां अब मैं भी हिस्सेदार बनकर कैद की। ये कुत्ता इंतहाई नोकीले दांतों वाला वसी कुत्ता था। लम्हों में भी ये किसी को चीर फाड़ कर खा जाने की ताकत रखता था। इसकी वराटों में मौत की धमकी पोशीदा होती कि शक्र था कि दरमियान में सलाखें लगी हुई थी, वरना अब तक ये कुत्ता न जाने कब का मुझे चीर फाड़ कर खा चुका होता। मेरी चौंकने की वजह यह थी कि मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये रात का कोई दरमियाना पहर है। रात के इस वक्त मेरी बहू अगर कोठरी के बाहर थी तो वो क्यों जाग रही थी? वो देर तक जागती तो थी, इसकी ऊंची ऊंचे कहके मुझे इस कोठरी में सुनाई देते रहते थे, लेकिन बगैर कोई आवाज निकाले में दम साधे पड़ी रहती। मुझे पता था जैसे ही मैं कोई आवाज निकालूंगी तो लोगों को मेरी यहाँ मौजूदगी का पता चल जाएगा, और इसके बाद मेरी बहू जो सलूक मेरे साथ करेगी, इसे सोचकर तो मेरे रूह भी कांप जाया करती कि इसीलिए मैं सहमी हुई हालत में वहीं दीवार के साथ लगकर पड़ी रहती। अब भी मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे लबों से करार निकल गई। मुसलसल गंदगी और अंधेरे में पड़े रहने की वजह से मेरे वजूद पर जा बजा जख्म पड़ गए थे। ईर वाला जख्म तो इस कदर बड़ा था कि इसके सबब अब मैं खड़ी भी नहीं हो सकती कि छोटी सी कोठरी जिसमें सीधा खड़े होने की कोशिश के बावजूद सीधा नहीं खड़ा नहीं हुआ जा सकता था, बल्कि रुकू की हालत में रहना पड़ता था। मैंने खड़े होकर इस जंग आलूद दरवाजे की झुर्रियों में से बाहर झांकने की कोशिश की। या हटे कैसी थी? क्या मेरी बहू रात के इस पहर मुझे जान से मार देना चाहती कि एक तेज सनसनी मेरे वजूद में दौड़ गई। इससे कुछ वैद भी न था। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था। दरवाजे के बाहर वाकई कोई मौजूद था। एक स्याह रंग का हयोला साहब मुझे कभी दाएं जानिब जाता हुआ नजर आता और कभी बाएं जानिब। बढ़ापे, कमजोरी और ग़िज़ा की कमी की वजह से मुझे अंदाजा ना हो सका कि आखिर बाहर कौन है। बहू रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही है? मुझे शदीद हैरत हुई। उन हालात के बावजूद मुझे अपनी जान प्यारी की मैं यूं नहीं झुके झुके वापस दीवार की तरफ बढ़ी। मेरी हरकत की वजह से कुत्ते ने एक दफा जोर से भौंका। खराहट सुनते ही जैसे मेरी जान से निकल गई। मैं सुकड़ समेट कर दीवार के साथ लगकर बैठ गई। खौफ से मैं बुरी तरह से कँप पा रही थी। क्या मेरी बहू मुझे अंदर लिफ कर कत्ल करने वाली की? जल्दिया बदीर, इसने मुझे जान से मारना तो था ही, इसी मकसद के लिए तो उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा था। वहशी कुत्ता अब उठकर बेचैनी से दाएं बाएं रहा था। उसने भी कुछ महसूस कर लिया था। मेरी तरफ देख देख कर वो अपनी रॉड टिपकाता गरा रहा था। मैंने सख्ती से अपनी आंखें भींची और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मेरा बेटा याद है, जैसे मैंने मेहनतों से पाल पूस कर बड़ा किया था। काश उसे ये सब पता होता तो कभी वो मुझे अपनी बहू के हाथों मरने न देता। मैंने बरसती हुई आंखों के साथ सोचा, और तभी दरवाजे की कुंडी को किसी ने खोला और आसदगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने डरते डरते निगाह उठाई। बाहर से रोशनी छन छन कर अंदर अलिफ रही थी। इस मध्यम रोशनी में भी मुझे पता चल गया कि दरवाजे के बीचों नूम ओन्ना बीच कौन खड़ा था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं फटी फटी निगाहों से दरवाजे में खड़े इस इंसान को देखने लगी। मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा न था कि इस वक्त दरवाजे में मुझे कौन दिखाई देगा। मैं अपनी जगह से उठी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और तभी मेरी निगाह इसके हाथ में इस चीज पर पड़ी। खौफ के मारे मेरी आंखें फैल गई। मैं बेख्तियार 2 कदम पीछे हटती और दीवार के साथ लग गई, मगर मैं देर कर चुकी थी। मुझे अपना अंजाम सामने नजर अलिफ रहा था। इसके मेरी तरफ बढ़ते कदम मुझे बता रहे थे मेरा आने वाला पल पहले से भी बदतर होने वाला है।
मेरी बर्बादी शुरू इस वक्त हुई थी जब मैं अपने बेटे के लिए अपनी इकलौती भांजी को ब्याह कर ले आई थी। अरसा हुआ शौहर के इंतकाल के बाद सिर्फ मेरा बेटा ही मेरा वाहिद सहारा था। वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर फाइज हुआ तो मैंने इसके लिए बीवी की तलाश शुरू की। खानदान भर की कोई लड़की मेरे मायार पर मुताबिक पूरी ही नाती थी। मेरे देवर की 2 बेटियां थीं। ढके छुपे अल्फाज में मेरी देवरानी ने कई दफ़ा मुझे कहा था कि वो अपनी बेटी के साथ मेरे बेटे का रिश्ता करना चाहती है, लेकिन मैं नाक पर से मक्खी उड़ा देती। मुझे भला इसके घर रिश्ता करके क्या अजर मिलना था। देवर मेरा एक कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था। इसी नौकरी से ही इसने अपनी बेटियों को पाला पोसा था। सारी जिंदगी मुझे इनके रहन सहन पर शदीद एतराज़ होता रहा। इसकी तनख्वाह तो अच्छी की, लेकिन जब भी मैं अपनी देवरानी के घर जाती तो घर में मामूली सा खाना पका होता, बेटियों ने मामूली से कपड़े पहन रखे होते और मेरी देवरानी इसने तो शायद ईद भी कभी जोड़ा ना बनाया था। हाँ, वो पागलों की तरह पैसा जोड़ जोड़ कर रखते थे। मुझे इनके घर जाकर कभी अच्छा ना लगा था। मैं भला अपने बेटे के लिए इसकी बेटी क्यों लेती। सालों बाद जब मेरा बेटा एक अच्छी नौकरी पर फाइज हो चुका था तब मुझे पता चला कि मेरे देवर ने अपनी पाई पाई जोड़कर एक शानदार सा घर बना लिया है। अब भला क्या फ़ायदा, पूरी ज़िंदगी तो भूख और तंगी में गुजार देने के बाद अब आखिरी उम्र में अपना घर बना लिया है। मैंने नफ़रत से सोचा और एक दफ़ा फिर बेटे के लिए रिश्ते देखने में जग गई। उन्हीं दिनों मुझे इत्तला मिली कि मेरी बहन जो दूसरे शहर में रहती थी वो बहुत बीमार थी। मेरी इस बहन ने घर से भागकर शादी की थी। यही वजह थी कि कोई भी खानदान में इसके साथ रिश्ता रखना पसंद नहीं करता था। वो कभी कभी मुझे फ़ोन कर लिया करती थी, लेकिन अब जब उसकी बीमारी की इत्तला मिली तो मैंने सोचा इससे मिल लेने में क्या हर्ज है। मैं बेटे के साथ इसके बताए हुए पते पर पहुंची तो मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई। घर किया था, एक शानदार सा महल था जहां मेरी बहन रहती थी। ऐसी शान और शौकत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। मेरी बहन बीमार अपने बेड पर पड़ी थी। इसे मिलते ही मेरी आंखों में आंसू। अगर इसने महंगे कपड़े पहन रखे थे, घर की आराइश बता रही थी कि ये लोग बहुत अमीर हैं। मैं अपनी बहन से बातें कर रही थी और मेरा बेटा संजीदगी से सोफे पर बैठा था कि अचानक कमरे में एक नौजवान सी लड़की दाखिल हुई। अम्मी, मैं ज़रा कॉलेज जा रही हूँ, आज फेयरवेल पार्टी है, मेरा साल ख़त्म हो गया है ना, मुझे वापसी में ज़रा देर हो जाएगी, इसने कहा और मुझे देखकर उसने एक सरसरी सा सलाम किया। लेकिन मेरी तो निगाहें इस लड़की से हट ही नहीं रही थी। इंतहाई हसीन और महंगे कपड़ों में मलबूस मेरी बहन की बेटी एक लम्हे में ही मुझे अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी। मैंने इस पल ये भी ना ख्याल किया कि माँ की शदीद बीमारी के बावजूद यह लड़की अपनी कॉलेज की पार्टी में चली गई है। वो गई तो मैंने बहन से बहाने बहाने से पूछ लिया कि कहीं इसने बेटी का कहीं रिश्ता तय किया है या नहीं। बहन ने आंखों में आंसू भर के नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं रखशिंदा, तुम्हें पता तो है कि मैंने भागकर तुम्हारे बहनोई से शादी की थी। अब वो तो हमारे सर पर रहे नहीं, उनके खानदान वालों ने तो कब का हमें छोड़ दिया है। सिर्फ मैं और मेरी बेटी ज़बीदा है। इसके कॉलेज की तालीम मुकम्मल होने वाली है, लेकिन अब तक ढूंढने के बावजूद मुझे खानदान में कोई रिश्ता नहीं मिला। खानदान के बाहर में इसे ब्याहना नहीं चाहती, न जाने मेरे बाद इसके साथ क्या सलूक हो। बहन की परेशानी पर मैं दिल ही दिल में खुल पुटकी। मेरा रास्ता साफ था। मैंने झट अपने बेटे के लिए ज़बीदा का रिश्ता मांग लिया। मेरी बहन पहले तो हैरान हुई, इसे कुछ एतराज़ था, लेकिन जब मैंने इसे रमीज़ की शानदार नौकरी के बारे में बताया तो वो तैयार हो गई। रमीज़ को तो मेरी पसंद पर कोई एतराज़ न था, मगर जब मैं वापस आई तो रमीज़ ने दबे दबे लफ्ज़ों में कहा, अम्मा, चचा का घर हमारे महल्ले में ही है, उनके घर 2 जवान लड़कियां हैं, चचा बूढ़े और कमज़ोर हैं, उसूली तौर पर तो हमें उनके घर रिश्ता करना चाहिए ताकि इनका बोझ हल्का हो सके। मैंने रमीज़ को डांट कर खामोश करवा दिया। शक्ल देखी है कभी अपनी चचाजाद बहनों की, वो तेरे लायक नहीं। ज़बीदा तो तेरे साथ खूब जचेगी। मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। रुपए पैसे की अब मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। रमीज़ ने एक शानदार सा घर बनवाना शुरू कर दिया। घर की तामीर मुकम्मल हुई तो मैं शानदार बरी बनाकर बहन की बेटी को ब्याहने दूसरे शहर जा पहुंची, जिनको मैं बारात में अपने साथ लेकर गई थी। इन सभी की निगाहों में हसरत छलक रही थी। अपनी देवरानी और देवर के झुके हुए कंधे देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। लंबे सफ़र की थकान से सभी थके हुए थे। मैंने बहू को इसके कमरे में बिठाया। खान की बड़ी बड़ी औरतें इसके कमरे में बैठी थी। बहू का हाल पूछने के बाद वो सभी आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। अचानक ही मेरी बहू बेजार लहजे में बोली, अब लोग कब तक मेरे कमरे में बैठे बातें करते रहेंगे? रमीज़ को अंदर भेजें और प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दें। मैं थकी हुई हूँ।
वो यूं दो टोक अंदाज में बोली थी कि सभी लोग हक्का बक्का रह गए और मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखने लगे। बहू का तो अभी से ये हाल है, न जाने बाद में रुखशंदा के साथ क्या करेगी। मैंने एक औरत की सरगोशी भी सुनी, मैं खुद हैरान थी। जबीदा बेटा, ये सब रस्में करने के लिए यहाँ पर जमा हैं, अभी चली जाएंगी, मैंने नरमी से कहा। लेकिन इसने सर झटकते हुए अपनी ज्वेलरी उतारना शुरू कर दी। ये सारी रस्में अब सुबह कर लेना, अभी तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब प्लीज रमीज को अंदर भेजें, अब की बार तो मुझ पर शर्मिंदगी तारी हो गई। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई, मेरे पीछे पीछे बाकी सारी औरतें भी निकल आईं। रमीज बड़ा खुश था, इतनी हसीन बीवी पाकर तो इसने खुशी होना था। इससे कमरे में जाकर दरवाजा बंद करते देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। भला इसने अपनी बीवी को डांटा क्यों नहीं था, लेकिन मैंने अपने दिल को कुशादा कर लिया। चंद रोज गुजरे, जबीदा कमरे से बाहर निकलकर हर चीज को नाक चढ़ाकर देखती रहती। ये दरवाजा ऐसे क्यों लगाया है, इस तरह के दरवाजे तो अब ओल्ड फैशन हो गए। किचन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, आजकल इस तरह की केबिन कौन लगाता है। वो नाक चढ़ाकर कहती तो रमीज हंस देता और कहता महल्ले में सबसे शानदार घर हमारा है। लेकिन वो राजी ही ना होती, इसके खर्चे दिन बदन बढ़ते ही जा रहे थे। वो ब्रांडेड कपड़ों के अलावा कोई जोड़ा पहनने पर तैयार ना होती। ईद वाले दिन वो सिर्फ इस बात पर सारा दिन कमरे से ना निकली थी कि इसे 3 ब्रांडेड जोड़े लेकर क्यों नहीं दिए थे। मैं बहन से इसकी शिकायत करती तो बहन कहती कि इसने बड़े लॉर्ड प्यार से एक बेटी को पाला है। मैं दिल पर पत्थर रखकर खामोश हो जाती, लेकिन रमीज तो उसकी सारी ख्वाहिशात खामोशी से मानता चला जा रहा था। लेकिन हमारे सर पर तो कयामत तक टूटी जब अच्छी भली चलती हुई नौकरी खत्म हो गई। रमीज घर वापस आया तो बेहद परेशान था। वो इसी शाम से दोबारा नौकरियां तलाश करने लगा, लेकिन नौकरियों का तो जैसे काल पड़ गया था। ढूंढ ढूंढ कर भी इसे मुल्क में कोई नौकरी ना मिली। 1 महीने की तंगी नहीं हमारे 14 तबक रोशन कर दिए। आखिरकार एक रोज रमीज थके थके अंदाज में कमरे से बाहर आया। मुझे नौकरी मिल रही है, लेकिन सऊदी अरब में नौकरी अच्छी है, तनख्वाह और दीगर मराद भी बेहतरीन है, लेकिन 2 साल से पहले मैं घर वापस नहीं ले सकता। इसकी बात पर मेरे तो जैसे दिल पर किसी ने पाँव रख दिया। मगर जबीदा बड़ी खुश थी तनख्वाह का सुनकर, तो वो और भी ज्यादा खुश हुई। मेरे नाना करने के बावजूद इसने रमीज को सऊदीया भेजकर ही दम लिया। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं रोजाना वीडियो कॉल किया करूंगा, इसमें अब मुझे देख लेंगी, मैं भी आपको देखकर खुश हो जाया करूंगा। 2 साल बाद में अब दोनों को भी वहां बुलवा लूंगा, इसने खुशी से कहा। जबीदा ने फौरा मेरे कंधों पर हाथ रखा। अरे अब फिक्र ही मत करें, मैं अम्मा का बिल्कुल इस तरह ख्याल रखूंगी जैसे वो मेरी सगी माँ है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रमीज चला गया और हम लोग दखी दिल के साथ घर वापस अलिफ गए। मैं घर वापस आई और चुपचाप सहन में रखे तख्त पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरी एक पड़ोसन मुझसे मिलने आई। इसने इतने ही मुझे कहा, फिक्र मत करो रखशंदा, जल्दी दोबारा बेटा वापस अलिफ जाएगा। शायद वो मेरी उदासी देखकर मुझे तसल्ली दे रही थी। मैं इससे इधर उधर की बातें करने लगी। मैंने आवाज लगाकर जबीदा को चाय बनाने का कहा, मगर शायद इसने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने 2-3 दफा बुलाया तो वो धाड़ से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। क्या मुसीबत है, बढ़िया 2 मिनट सोने भी नहीं देती, ये किस मुसीबत को यहाँ बुलाकर बिठा रखा है। निकाल इसको, मेरे घर से उल्टे सीधे मेहमान बुलाए रखती है। जब देखो किसी ना किसी को घर में घुसा रखा होता है। आज के बाद अगर मेरी इजाजत के बगैर कोई इस घर में आया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वो जबीदा ना थी, वो कोई और ही की जिसके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे। मैं हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रही थी। मेरी पड़ोसन भी जल्दी से उठ खड़ी हुई। हाय हाय, तुम्हारी बहू तो लगता है पागल हो गई है, ऐसे तो उसने कभी नहीं किया। वो बड़बड़ाती उल्टे कदमों बाहर निकलती चली गई, जबकि जबीदा मुझे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। उठ के जल्दी से घर के काम काज खत्म कर और इसके बाद किचन में जाकर रात का खाना भी बना तो बहुत चला लिए मुझ पर हुक्म, अब मेरी बारी है। मेरी बहू ने आगे बढ़कर मेरे बालों से पकड़ा और मुझे तख्त से नीचे धक्का दे दिया। मैं तो उसके रवैये से ही संभाल ना पाई कि अपना बचाव किया करती है। मेरा बूढ़ा वजूद झटकों की जद में आ गया। वो बड़े मजे से जलती हुई अंदर कमरे में चली गई और जब बाहर निकली तो उसने नहा धोकर नया जोड़ा पहन रखा था। खुशबुएं लटाती वो हाथ में परस थामे हंस हंस कर किसी से बातें कर रही थी। वो घर से बाहर चली गई और मैं वहीं बैठी रोती रह गई। मुझे अंदाजा हो रहा था कि रमीज की यहाँ मौजूदगी की वजह से इसने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, वरना वो मुझसे शदीद नफरत करती कि मैंने खामोशी से सारे घर की सफाई की और किचन में जाकर खाना बना दिया। वो रात गए वापस आई तो कभी दाएं जानिब लड़खड़ा रही थी
और कभी बाएं जानिब, शायद ये गहरी नींद में है। मैं इसे बाजू से थाम कर अंदर कमरे में लट्टा आई, लेकिन मुझे ये पता ना था कि बेटे के जाने के बाद अब मुझ पर कौन से अजाब टूटने वाले हैं। अभी सुबह मैंने खुद ही उठकर अपना नाश्ता बनाया, पूरे घर की सफाई की। दोपहर का वक्त होने को आया था। जबीदा अभी तक कमरे से ना निकली थी। मैं वजू करके जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी कि अचानक मुझे अपने सर पर कुछ करता महसूस हुआ। मैंने देखा तो वो कचरे का शॉपर था जो जबीदा ने मुझ पर उल्टा दिया था और अब खुद पीछे खड़ी हंस रही थी। ये सब किया है मैंने, गंदगी को खुद पर से झाड़ते घबरा कर कहा। तो जबीदा हंस पड़ी। अब का इलाज है, मैंने कहा भी था मेरे जागने से पहले मेरा खाना टेबल पर होना चाहिए, मगर आपको यहाँ मसले पर बैठकर नमाजें पढ़ने से फुर्सत नहीं। जब आपको मेरा ख्याल ही नहीं तो आपको बाहर रहकर क्या करना है, चलिए मेरे साथ। इसने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आई। मैं हका बका इसे देख रही थी। रमीज ने जाने से पहले एक वहशी कुत्ता लाकर घर की हिफाजत के लिए रख छोड़ा था। घर की बैरूनी सिमत में इसकी एक छोटी सी कोठड़ी बनी हुई थी। इसके 2 हिस्से थे, दरमियान में सलाखें थी। रमीज का ख्याल था कि 2 कुत्ते लाकर रख देगा, लेकिन जल्दबाजी में इसे सिर्फ एक ही कुत्ता मिला। सलाखों के दाएं जानिब जगह खाली की। जबीदा ने कोठरी का दरवाजा खोला और मुझे एक झटके से अंदर फेंक दिया। मैं कपपा कर रह गई। ये क्या कर रही हो जबीदा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। मैंने घबरा कर इसकी मिन्नत समाजित की। यहाँ तो अंधेरे में मेरा दम घट रहा था। कुत्ता बाहर गेट पर बैठा हुआ था। जबीदा ने मुझे अंदर फेंकते ही कोठरी का दरवाजा बंद किया और लपक कर बाहर गई। थोड़ी देर बाद जब उसने कोठरी का दरवाजा खोला तो उसके हाथ में कुत्ते की जंजीर की। इसने कुत्ते को कोठरी के अंदर बंद कर दिया, एक जानिब में की और दूसरी जानिब वो कुत्ता जो गराते हुए मुझे देख रहा था। वो अभी हम सब से इतना मानोस था नहीं, इसीलिए अपनी कोठरी के अंदर मुझे देखकर गरा रहा था। मैं चला चला कर जबीदा की मिन्नत समादित करती रही, लेकिन वो ताला लगाकर वापस जा चुकी कि मैं फूट फूट कर रोदी। शायद मुझसे बहू के इंतखाब में गलती हो गई, शायद मुझे अपनी देवर की वो मासूम बेटियां ही ब्याह कर लेनी चाहिए थी जो गरीब जरूर मगर सलीका मन थी। न जाने मुझे कितनी देर इस झोंपड़ी में कैद गुजर गई। भूख से मेरे पेट में बिल पड़ने लगे, मेरी हड्डियां चटक रही थी। शायद 2 दिन गुजरे थे या इससे भी ज्यादा कि बहू ने दरवाजा खोला और कुत्ते के आगे गली सड़ी हड्डियां और रोटी फेंकी। भूख से मेरी हिस्सियात जाग उठे। बहू दरवाजा बंद करके चली गई तो मैं कपपाते हुए अपनी जगह से उठी। रोटी सलाखों के नजदीक की पड़ी की। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो रोटी अपने हिस्से में खींच ली। कुत्ता गरा उठा, मगर मैं इतनी भूखी की कि इस रोटी को जल्दी जल्दी दांतों से काट कर खाने लगी, जिस पर जा बजा गंदगी लगी हुई थी। पेट भरा तो एक दफा फिर मेरी आंखों में इंस होने लगे। रात के वक्त अचानक मेरी बहू ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर से बाहर निकाल लिया। खुदा के लिए जबीदा, मुझे दोबारा यहाँ बंद मत करना। मैंने मिन्नत की, लेकिन वो मुस्कुराते हुए मुझे कमरे में ले गई। इसने मेरा हाथ मुंह दिलाया और मेरे ऊपर दोपटा सही करके फैलाते हुए मुझे बोली, खबरदार अगर रमीज को कुछ बताया तो। फिर अचानक ही इसने मोबाइल की स्क्रीन मेरे सामने की तो मेरी आंखें फैल गई। सामने रमीज का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर अलिफ रहा था। कैसी हो माँ, बड़ी खुश लग रही हो। जबीदा बता रही है कि इसने आपको आज बकरे की गोश्त के कबाब बनाकर खिलाए हैं और आपको वो बहुत पसंद आए हैं। सोने से पहले रोज वो आपकी टांगे भी दबाती है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बेफिक्र हो गया हूँ। मेरे यहाँ आने के बावजूद जबीदा आपका पूरा ख्याल रख रही है। मैं फटी फटी निगाहों से इसकी बात सुनती रही। मेरी आंखों में इंस होने लगे। तब जबीदा ने मोबाइल हटा लिया। अब बस करें, अम्मा आपको फिर से याद करके रो रही हैं। वो मोबाइल लेकर एक तरफ को गई और मोबाइल बंद करके वापस पलटाई। चल बढ़िया, टाइम खत्म हो गया। इसने फिर से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे ले जाकर इसी कोठड़ी में बंद कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब तो ये मामूल बन गया था। वो रोज कुत्ते को खाना डालती और जान बूझ कर मेरी रोटी भी कुत्ते वाले हिस्से में फेंक देती। मैं कुत्ते से हाथ बजाकर वो रोटी खींचकर खा लेती। रात के वक्त वो मुझे कमरे में ले जाती। रमीज का चेहरा दिखाते वक्त वो जान बूझकर अपनी तरफ का माइक बंद कर देती कि अगर मैं कुछ कहूँ भी तो रमीज को सुनाई ना दे। चंद हफ्तों तक तो सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर एक रोज अचानक इसने मुझे बाहर ले जाना बंद कर दिया। 2 दिन तक वो मुझे बाहर लेकर ना गई। अंदर की घुटन से मेरा जीना मुहाल हो रहा था। एक रोज मैंने सुना कोठरी के जंगलों दरवाजे के बाहर वो टहल रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। दूसरी जानिब रमीज था, वो रो रहा था। रमीज को रोता देखकर मैं बुरी तरह से बेचैन हो गई। मैं लपक कर दरवाजे के करीब आई। अम्मा को अचानक क्या हो गया, खुदा के लिए कह दो ये झूठ है।
مجھے ان کا چہرہ ہی دکھا دیتی ہو، میرے خدا یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زبیدہ سے کہہ رہی تھی کہ کس طرح کار حادثے میں میری موت واقع ہو چکی ہے۔ میرا چہرہ خراب ہو چکا تھا، اس لیے لاش عیدی والوں نے ہمیں دی ہی نہیں اور خود ہی دفنا دی۔ وہ میرے دیور اور دیورانی کے متعلق بھی رمیز کے کان بھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انہوں نے انا تک گوارا نہیں کیا، اس لیے دوبارہ ان سے کبھی رابطہ مت کرنا۔ رمیز پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میری آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا شاید کبھی رمیز کو پتہ چل جائے کہ زبیدہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، لیکن اب تو اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ بھلا اب مجھے زندان میں سے کون نکالتا؟ شاید یہ کتا ہی کسی روز مجھے چیر پھاڑ کر کھا لے گا۔ میں نے اپنی موت کو تسلیم کر لیا تھا اور چپ چاپ اپنے آخری دن اس کوٹری میں گزارنے لگی تھی۔ باتھ روم جانے کی سہولت تو مجھے تھی نہیں، کوٹری میں ہی میری گندگی جمع ہوتی رہی۔ مجھے خارش کی بیماری لگ گئی، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اور اب تو میرا دل چاہتا تھا کہ زندگی سے بہتر تھا کہ مجھے موت ہی آ جائے۔ جب اس رات دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں الف رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ رمیز کپ پاتے ہوئے میرے لبوں سے نکلا، اماں جان۔ وہ میرا بیٹا تھا، رمیز، جو کوٹری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا جس کے آخری سرے پر خون لگا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ یکدم الف کر مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ زبیدہ نے اب کا یہ حال کر دیا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے جسم پر جا بجا بنے ہوئے زخم دیکھ رہا تھا۔ کتا بھی اپنے اصل مالک کو دیکھ کر بےتابی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ رمیز احتیاط کے ساتھ مجھے باہر لیا۔ باہر کی روشنی دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئیں، لیکن ایک اور منظر بھی تھا جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زبیدہ تھی جو نشے میں دھت ایک طرف کو لڑکی پڑی تھی۔ رمیز کے ہاتھ میں موجود ٹنڈے پر اسی کا خون تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسے کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ رمیز نے احتیاط کے ساتھ مجھے کرسی پر بٹھایا اور ٹھنڈا پانی لا کر دیا۔ زبیدہ نے مجھے کہا کہ کار حادثے میں اب کا انتقال ہو چکا ہے اور چچا جان سے رابطہ کرنے سے منع کیا۔ اس سے تو میں نے رابطہ نہیں کیا، لیکن محلے والوں نے رات کے اندھیرے میں زبیدہ کو گھر سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ محلے کے ایک لڑکے نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اس نے زبیدہ کو ایک کلب میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسی لڑکے سے اب کی موت کی تصدیق کی تو اس نے کہا کہ کئی روز ہو گئے اب باہر نظر نہیں آتے، لیکن کتے کی کوٹڑی سے کسی بوڑھی عورت کے رونے اور چلانے کی آوازیں ضرور سنائی دیتی تھی۔ میں زبیدہ سے پوچھتا تو وہ کبھی مجھے سچ کا جواب نہ دیتی، لیکن میں تڑپ اٹھا کہ کیا واقعی اس نے اب کو کتے کے ساتھ بند کر دیا ہے؟ اسی لیے میں نوکری چھوڑ چھاڑ وطن واپس آ گیا اور میرا فیصلہ درست تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، ایک غیر مرد کے ساتھ زبیدہ کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ تو بھاگ گیا، لیکن اسے بچانے کے چکر میں یہ ڈنڈا زبیدہ کے سر پر لگ گیا۔ یہ ٹھیک ہے، مگر صرف بے ہوش ہے۔ اس جیسی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا جس نے میری جاتے ہی میری ماں کا یہ حال کر دیا۔ میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ زبیدہ جو ہلکا ہلکا ہوش میں الف رہی تھی، طلاق کے الفاظ سن کر وہ کپپا کر رہ گئی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، اس نے چلا کر کہا۔ مگر رمیز اسے طلاق دے چکا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکالا۔ میں حیران تھی، کیا خدا نے میری سن لی تھی؟ مجھے تو اس کوٹڑی سے باہر نکلنے کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اج میں زندہ تھی اور آزاد تھی۔ رمیز میرے زخموں پر دوائیاں لگا رہا تھا۔ اس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ زبیدہ کا اس کے بعد کچھ پتہ چلا۔ میری بہن کا تو انتقال ہو چکا تھا، نہ جانے وہ اپنی بدفطرتی کی وجہ سے کہاں کہاں خوار ہوتی رہی۔ ایک روز پتہ چلا کہ وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی، اور اس کے بعد اس کا کیا بنا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ میرے صحت یاب ہونے کے بعد میں نے اپنے دیور کی بیٹی سے رمیز کی شادی کر دی، اور اس کے سلیقے نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ ایک غلطی کے بعد آخر کار اللہ نے مجھے سکون سے نواز دیا تھا۔ ہماری رج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔